Hello student, today we are just going to start the lesson that is called Indian Economy on the Eve of Independence. In this chapter we have to discuss about what are the economical conditions on the eve of independence. As we know that India became independent in 1947 after the ruling of British Empire, and on that period the situation of India is not good. The GDP was in negative, and we have to discuss in this lesson. First of all, introduction. Indian economy on the eve of independence deals with the Indian economy as we inherited it from the British in 1947. It focuses on the following points: state of agriculture and industrial sectors on the eve of independence, India's foreign trade under the British rule, demographic profile during British rule, occupational structure and infrastructure on the eve of independence. यानी एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन थी, इंडस्ट्रीज की क्या सिचुएशन थी, फॉरेन ट्रेड क्या था हमारे देश में, डेमोग्राफिक कंडीशन क्या था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट क्या था. तो जस्ट वी नो डैट एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, फॉरेन ट्रेड के बारे में, डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमें स्टडी करना है. जस्ट एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में हम देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इंडियन एग्रीकल्चर बिकेम बैकवर्ड, स्टेगनेंट एंड नॉन वाइब्रेंट अंडर द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के अंतर्गत इंडियन एग्रीकल्चर का काफ़ी दोहन हुआ था. उसकी रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई थी. इसके कई सारे कारण थे. सबसे पहला था वीक प्रोडक्टिव एक्यूमुलेशन, यानी हमारे पास कोई सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं था बेटर प्रोडक्शन के लिए. अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याएं काफ़ी थी. लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, HYB सीड्स एंड मॉडर्न टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था. सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, छोटे छोटे टुकड़े थे खेतों के. इंडियन एग्रीकल्चर वाज प्राइमेटिव एंड स्टेगनेंट. प्राइमेटिव मतलब आदि मानव वाला कृषि, आदिम कृषि, और एज वेल एज धीमी रफ्तार से बढ़ने वाली कृषि. ऐसा लगता था कि इसकी रफ्तार रुकी हुई है. द मेन कॉजेज ऑफ स्टेगनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज एज फॉलो. दिया गया है कि किस किस कारण से इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम ऐसा लग रहा था कि रुक चुका है. सबसे पहला था लैंड टेन्योर सिस्टम, दूसरा जमींदारी सिस्टम, तीसरा महलवारी सिस्टम एंड रॉयतवारी सिस्टम, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, पार्टीशन ऑफ द कंट्री. कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में आपने स्टडी किया होगा कि नील की खेती के ऊपर अंग्रेज़ों ने ज़्यादा फोकस किया था, और एज वेल एज जिन चीज़ों से उनके फैक्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल मिलते थे उसके प्रोडक्शन में काफ़ी फोकस करते थे. दूसरा, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारा देश दो टुकड़ों में बट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान. ये भी एक मेजर कॉज था इंडियन एग्रीकल्चर के डाउनग्रेड जाने के लिए. एग्रीकल्चर प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. It provides the food security to the country. Also, it is a backbone of many industries. जैसे कि हम जानते हैं हमारे देश के लगभग 85% लोग उस पीरियड में एग्रीकल्चर में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, और जो आउटपुट था वो 0.5% था. बिफोर इंडिपेंडेंस फ्रॉम आउटपुट फ्रॉम ईयर 1891 टू 1947 वाज नॉट मोर देन 0.11%. यानी उस समय तो काफ़ी कम थी. और इसके पीछे कारण था हमारी एग्रीकल्चरल सिस्टम, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मेन मकसद था हाउ टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. उनको इससे कुछ लेना देना नहीं था कि हिंदुस्तान के फार्मर्स के साथ क्या हो रहा है, और कोई मोरल वैल्यू नहीं देते थे. ब्रिटिश इंडिया कंपेल्ड इंडियन फार्मर्स टू ग्रो मोर ऑफ कैश क्रॉप्स इंस्टीड ऑफ मेन क्रॉप्स. दिस इवेंचुअली हेल्प द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बैक होम एज दे वेयर गेटिंग रॉ मटेरियल. सबसे बड़ी बात थी कि उन लोगों को रॉ मटेरियल चाहिए था, और रॉ मटेरियल के लिए वो ज़्यादातर फोकस करते थे कैश क्रॉप उगाने के लिए. वो मेन क्रॉप्स के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देते थे. नेदर द ब्रिटिशर्स नॉर द जमींदार. यहाँ तक कि जो जमींदार होते थे वो लोग भी इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करते थे, क्योंकि उनको एक्चुअली टैक्स देना होता था, और टैक्स देने के लिए किसानों के ऊपर टोटली निर्भर थे. और किसान जो प्रोडक्ट करता था या प्रोड्यूस करता था उसका कुछ हिस्सा उनको देना पड़ता था एज ए टैक्स के रूप में, और इससे इंडियन एग्रीकल्चर में काफ़ी नुकसान हुआ. जैसे कि आप देख सकते हो उस समय ट्रेडिशनल मेथड था. ट्रेडिशनल मेथड
वे मेथड होते हैं जो बहुत पुराने टेक्निक से इस्तेमाल किए जाते हैं। मॉडर्न टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर नहीं होने के कारण इंडियन एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इंडस्ट्री सेक्टर का भी यही हाल था, वो तो एग्रीकल्चरल सेक्टर था। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में आप स्टडी करते हैं, इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज आल्सो crying off for the development in the colonial rule. Like agriculture, no importance was given for the development of industries. भारत में इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पे कोई फोकस नहीं दिया गया। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज थे ब्रिटेन में लगाए गए थे। भारत से केवल रॉ मटेरियल इकट्ठा किया जाता था और उसे ब्रिटेन भेज दिया जाता था। इसकी वजह से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी ज़्यादा बढ़ रही थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया कुड हैव वेव डाउन बोथ द प्रोस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया के पीरियड में इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर का डेवलपमेंट हो। वो लोग रॉ मटेरियल इकट्ठा करते थे यहाँ से और ब्रिटेन में ले जा करके उसे कॉस्टली मटेरियल में बदलते थे और आफ्टर डेट इंडिया में ही ला करके उसे बेच दिया जाता था। यानी उनके लिए रॉ मटेरियल का अड्डा भी था और जो प्रोडक्ट मटेरियल होता है, जो मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल होता है, उसके सेलिंग प्लेस भी था, एक बहुत बड़ा मार्केट भी था। But in 1907, a first industry that is called TISCO was established in स्वर्ण रेखा एंड खरकई नदी के किनारे टिस्को की स्थापना की गई थी, जिसे टाटा इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है और जिस जगह को आज जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो केवल हेवी स्टील बनाने का काम करती थी और 1914 से 1918 में इसको काफ़ी मुनाफा हुआ था, क्योंकि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार था और सेकेंड वर्ल्ड वार में इस कंपनी का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। फॉरेन ट्रेड की बात करें तो इंडिया फॉरेन ट्रेड गोज बैक टू एंशिएंट टाइम। कभी इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन ब्रिटिशर्स के पीरियड में भारत के ट्रेडिंग सिस्टम का काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि उनका मेन मानना था कि ट्रेडिंग सिस्टम केवल और केवल ब्रिटेन कर सकता है इंडिया के साथ, क्योंकि वो मोनोपोली के साथ यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे और रॉ मटेरियल इकट्ठा करते थे और अदर कंट्रीज में बेचते थे। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया था यहाँ पे, जिससे कि वो रॉ मटेरियल इकट्ठा करके और ब्रिटेन में ले जा करके उसे कॉस्टली मटेरियल में बदलते थे और आफ्टर डेट उसे इंडिया में सेल करते थे या अदर कंट्रीज में सेल करते थे। दूसरे देशों में ट्रेड नहीं करने देते थे। जो 2-4 पड़ोसी देश थे उनमें होता था, बट उतना नहीं होता था और उसके बदले काफ़ी सरप्लस यानी टैक्स देना पड़ता था, जो काफ़ी हेवी होता था और इसलिए कोई ट्रेडिंग नहीं करता था। डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में बात करते हैं। Details of the population of British India were collected first in 1881, though this census suffered to certain limitation, but to reveal the fact that the population was uneven in its growth. After 1881, a population census was taken every 10 years. यानी 1881 में सबसे पहले जनगणना की गई थी और फिर जाकर के हर एक 10 साल में जनगणना की जाने लगी और इस जनगणना से हमें बहुत सारे डेमोग्राफिक कंडीशन की सिचुएशन के बारे में पता लगा कि सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कितनी लिटरेसी रेट है और किस हिसाब से हिंदुस्तान का डेमोग्राफिक कंडीशन जो है वो डेवलप कर रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में ऑब्जर्व किया गया। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो 75% ऑफ इंडिया वर्किंग पॉपुलेशन वाज इन्वॉल्व विथ एग्रीकल्चर, 10% were engaged with manufacturing sector and 15 to 20% were service sector. Actually growing regional variation और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सिचुएशन थी। यानी भारत की मैक्सिमम जनसंख्या उस समय भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी, इसलिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे और अदर सेक्टर्स में बहुत कम लोग जो थे इन्वॉल्व थे। और यही कारण है कि भारत को गांवों का देश कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि भारत जैसे देश में एग्रीकल्चरल सेक्टर का काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर का काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलपमेंट नहीं होगा तो हिंदुस्तान का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि भारत की आत्मा गाँव में बसती है और गाँव का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है और गाँव में किसान लोग रहते हैं, इसलिए उन्हें मॉडर्न टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बताना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, The state of infrastructure facilities is especially in field of transport, communication and energy was very poor in India during the British rule in India. उस समय इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, फिर भी ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए रोड्स बनाए, रेलवेज बनाया, पोर्ट्स बनाया, वाटर ट्रांसपोर्ट और पोस्ट जैसे डाक कहते हैं उसका डेवलपमेंट किया। सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 में और उनका मेन मकसद था कि सुदूर इलाकों से
रॉ मटेरियल को एक जगह इकट्ठा किया जाए और उसे आसानी से ब्रिटेन ले जाया जाए। ये मेन मकसद था रेलवे के डेवलपमेंट के लिए उनका। द डेवलपमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे बाय द ब्रिटिश रूलर हैड अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी इन द फॉलोइंग वे। फिर भी ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के आने से कुछ चीज़ों में पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ था। उसमें एक इंडियन रेलवे है, दूसरा जो होता है हमारे पास चाय की खेती कहते हैं, क्योंकि हमारे देश में चाय की खेती नहीं होती थी, बट अंग्रेज़ों की देन है कि चाय की खेती अच्छे तरीके से होने लगी। इट हेल्प इन कंट्रोलिंग फेमाइंस, अकाल जैसी समस्या को कंट्रोल करने में भी इंडियन रेलवे जो था एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने लगा। इट इनकरेज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का विकास हुआ। इंडिया वेयर एज फॉलो, तो जैसे कि हम जानते हैं रेलवे का विकास हुआ था, और जैसे कि ये देख सकते हो आप, एक नोट्स दिया गया है इसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर में। इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री इंक्लूड्स ऑल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट रिलेट विथ पीपुल एंड डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, बट उस समय जब देश आज़ाद हुआ था 1947 के पीरियड में, उस समय ना तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप था, ना तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ना तो फॉरेन ट्रेड, एज वेल एज हमारा जो डेमोग्राफिक कंडीशन था वो भी अच्छा नहीं था। तो इसलिए कह सकते हैं कि आज जिस कंडीशन में भी हम पहुँचे हैं, काफ़ी हद तक हमने डेवलपमेंट किया है और आगे भी करने के चांसेस है। और जैसे कि हम स्टडी करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि डेमोग्राफिक कंडीशन जो हो वो होना चाहिए किसी देश का, वो अच्छे तरीके का होना चाहिए, जिससे कि वहाँ का पीपुल की सर्वाइविंग, हेल्थ, फैसिलिटी और भी चीज़ें जो होती है वो सभी चीज़ें